हेलो फ्रेंड्स, माँ सरस्वती क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यूपी आरबीयूएनएल टीजी2, यूपी पीसीएल और इसरो के आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, जिसमें पोस्ट इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स और इलेक्ट्रीशियन के लिए हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज चल रही है। इसमें हम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। आज की हमारी ये 22 नंबर की क्लास है। आज की क्लास में हम मैग्नेटिज्म यानी कि चुंबकत्व के पार्ट फर्स्ट को, इसमें आज हम कॉन्सेप्चुअल थ्योरी को डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि आप यूपी आरबीएनएल टीजी2 एग्जाम के लिए पोस्ट इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स, ट्रेड के लिए ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में है, ये 5 मॉक टेस्ट हैं। इसमें टेक्निकल सब्जेक्ट इसमें कवर किए गए हैं, इससे आप जुड़ सकते हैं। डेडिकेटेड ये न्यू टेस्ट सीरीज बनाई गई है। सारे क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट रखे गए हैं। 60 रुपीज़ का आपको इसके लिए अमाउंट पे करना होगा। कैसे आपको पे करना होगा और बाकी की जानकारी के लिए आप यहाँ पर एक नंबर देख रहे होंगे, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, यहाँ से आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा आप किसी भी प्रकार के टेक्नीशियन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपकी पोस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स है, तो इसके लिए आप हमारे हैंड रिटन पीडीएफ नोट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी चार्जेबल है। इसमें आपको कंप्लीट थ्योरी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी रहेंगे। तो इसके लिए भी आप यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस पर मैसेज करके जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम यहाँ पर शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैग्नेटिज्म, और आज के टॉपिक में हम इसकी कुछ थ्योरी को कॉन्सेप्ट वाइज डिस्कस करेंगे। तो आखिर ये मैग्नेटिज्म, अगर हम इसकी बात करें यानी कि चुंबकत्व की बात करें, तो ये हमें पढ़ने की ज़रूरत ही क्यों है, यह हमारे सिलेबस में क्यों है, यह आपको जानना बेहद ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि जो बहुत सारी हमारी जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती हैं, जैसे कि ट्रांसफार्मर हो गया या फिर डायनमो हो गया, मोटर हो गई, तो इनमें मैग्नेट की ज़रूरत होती है। इनके यानी कि मैग्नेट की ज़रूरत से मतलब ये हो गया कि इनमें इंडक्शन होता है। डायनमो और अगर मोटर की बात करें तो इसमें हमें इंडक्शन के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके साथ साथ मैग्नेट फील्ड की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए हमें मैग्नेट की ज़रूरत होती है, और इसी के लिए मैग्नेट हम कैसे जनरेट करते हैं अपनी मोटर या डायनमो में, तो ये जानने के लिए हमें सबसे पहले मैग्नेट की जो बेसिक जानकारी है वो जानना ज़रूरी होती है। तो इसीलिए हम यहाँ पर मैग्नेटिज्म को पढ़ने वाले हैं, और ये आपके सिलेबस में है। हो सकता है यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। तो आइए यहाँ पर सबसे पहले हम मैग्नेटिज्म को समझते हैं। मैग्नेटिज्म होता क्या है? तो जो पदार्थ चुंबकीय वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं उसे चुंबक कहा जाता है, और चुंबक की इस प्रॉपर्टी को ही मैग्नेटिज्म यानी कि चुंबकत्व कहा जाता है। यानी कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि चुंबकीय वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। तो जो वस्तु उन पदार्थों को आकर्षित कर रही है उसको चुंबक कहेंगे, और जो ये पूरी घटना हो रही है, जिस कारण से ये घटना हो रही है, उसको चुंबकत्व यानी कि मैग्नेटिज्म कहा जाता है। मैग्नेटिज्म के बाद इसकी जो मैग्नेट होती है, इसके पोल होते हैं। पोल का मतलब क्या हुआ कि इसके दो ध्रुव होते हैं। किसी भी चुंबक के अगर सिरों के अगर आप देखते हैं तो उनके जिन बिंदुओं पर सबसे ज्यादा चुंबकत्व होता है वो उस चुंबक के ध्रुव कहे जाते हैं। और अधिकतर ये जो क्या होता है कि कोई चुंबक है हमारी, तो उसके जो पोल होते हैं वो सबसे आखिरी जो छोर होते हैं वहीं पर हमारे चुंबक के पोल होते हैं। एक पोल इसका नॉर्थ पोल होता है और एक पोल इसका साउथ पोल होता है। तो इस प्रकार से मैग्नेट के ये पोल होते हैं। किसी भी चुंबक के दोनों ध्रुवों को अलग करना असंभव है, क्योंकि इनको अगर आप तोड़ते हैं, कोई भी अगर आपके पास एक चुंबक है, ये पूरी सेपरेट एक चुंबक है, इसको अगर आप दो भागों में तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा कि ये चुंबक दो भागों में टूटने की वजह से यहाँ पर भी एक नॉर्थ पोल बन जाएगा और यहाँ पर एक साउथ पोल बन जाएगा। इसी प्रकार से इसका जो दूसरा भाग होगा वहाँ पर नॉर्थ पोल बन जाएगा, और इस प्रकार से साउथ पोल यहाँ पर बन जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि इसके दोनों पोलों को आप अलग अलग नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसका एक नॉर्थ पोल इस तरफ रहे और एक साउथ पोल इस तरफ रहे, ऐसा इसमें संभव नहीं होता है। ये चुंबकत्व का विशेष गुण होता है, यानी कि ये इसकी बहुत ही विशेष प्रकार की प्रॉपर्टी होती है। तो इसको याद रखना। क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से कि क्या किसी चुंबक के दोनों ध्रुवों को अलग किया जा सकता है?
तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं, इसको बिल्कुल अलग नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, इसकी कारण अभी हम आगे चल के समझने वाले हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। अगर हम चुंबक के प्रकार की बात करें तो ये दो प्रकार की होती है। सबसे इसका फर्स्ट टाइप होता है नेचुरल मैग्नेट और सेकंड होती है आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट क्या होती है कि कोई अगर चुंबकीय पदार्थ जो होता है वो अगर जमीन में नॉर्थ और साउथ जो डायरेक्शन होती है उसके अकॉर्डिंग अगर काफ़ी टाइम तक जमीन में रहता है तो उसमें चुंबकत्व का जो गुण है वो अपने आप आ जाता है। ऐसे ही बहुत सारे जो प्राकृतिक खनिज होते हैं वो जमीन में रहते हैं तो उनमें इस तरीके का गुण आ जाता है और उसी से नेचुरल जो मैग्नेट होती है वो बनती है। एक होती है आर्टिफिशियल मैग्नेट यानी कि कृत्रिम चुंबक, जिसको हम बना सकते हैं। बहुत अलग अलग प्रकार की मेथड होती हैं जिनको बनाया जा सकता है। अब अगर हम इसकी जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होती है इसकी भी बात करें तो ये भी दो टाइप की हो जाएगी। इसके दो टाइप कौन कौन से होते हैं, एक होता है टेम्परेरी मैग्नेट और एक होता है परमानेंट मैग्नेट। टेम्परेरी मैग्नेट क्या होती है, टेम्परेरी से मतलब समझ रहे हैं आप कि ये अस्थायी चुंबक है, यानी कि अगर जितने टाइम के लिए हम इसको चुंबक बनाना चाहते हैं तो ये उतने टाइम के लिए चुंबक रहेगा, उसके बाद ये नॉर्मल हो जाएगा। जैसे कि कोई हमारे पास इस तरीके से एक मान लीजिएगा नॉर्मल कोई भी प्लेट होती है, जैसे आपने ट्रांसफार्मर में देखा होगा, ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि उसकी कोर होती है और कोर होने में क्या होता है कि इस तरीके से इसमें ये आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारा जो वायर होता है ये वायरिंग से इसकी कुंडलियां बनी हुई होती हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब हम इसमें करंट फ्लो करते हैं इन कुंडलियों में तो जो कोर होती है ये जो स्टील से बनी हुई थी इसमें एक चुंबक का गुण आ जाता है, यानी कि ये मैग्नेट बन जाती है। और जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी को बंद करते हैं तो ये मैग्नेट जो है वो खत्म हो जाता है, यहाँ फिर मैग्नेट नहीं रहता है। तो इसीलिए ये किस प्रकार की चुंबक कही जाएगी, ये कही जाएगी हमारी टेम्परेरी मैग्नेट, यानी कि ये अस्थायी चुंबक है। जितने समय के लिए हम इसको बनाना चाहते हैं ये बन जाएगी, उसके बाद इसका ये जो चुंबक वाला प्रॉपर्टी है वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। सेकेंड टाइप होता है, ये कैसा होता है, ये होता है परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट का मतलब आप समझ रहे हैं कि ये बिल्कुल परमानेंट है। इसको अगर खत्म करना है तो इसके लिए किस दूसरी मेथड का यूज करना होगा। इसको बार बार इस तरीके से टेम्परेरी यानी कि जल्दी चुंबकित नहीं कर सकते हैं और जल्दी इसको विचुंबकित नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से परमानेंट मैग्नेट का मतलब ये होगा कि ये काफी समय तक इसका जो मैग्नेटिज्म का जो प्रॉपर्टी है वो इसमें बना रहता है। तो ये आपकी चुंबक है। आपको पता होना चाहिए चुंबक सबसे पहले हमारी दो प्रकार की थी, एक प्राइमरी और सॉरी एक हमारी नेचुरल और इसके बाद एक आर्टिफिशियल। अब हम अगर आर्टिफिशियल की बात करें तो वो भी हमारी दो प्रकार की हो जाएगी, एक होती है टेम्परेरी और एक हो जाती परमानेंट। तो इस तरीके से आपको इसमें याद रखना होगा। अभी बहुत बेसिक है, आगे चल के आपको और अच्छे से यहाँ से एक एक सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। अब हम यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट को जान लेते हैं कि चुंबक जो होती है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। हर एक पॉइंट को अच्छे से समझते जाइएगा क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं आपके। और आप अगर अभी इन चीज़ों को समझ लेते हैं तो आपको एग्जाम के टाइम में कुछ भी ज़्यादा लोड नहीं होगा, सारी चीज़ें एक एक अच्छे से आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट वाइज बिल्डअप होती जाएंगी। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट को जानते हैं सबसे पहले कि चुंबक जो है वो किसी चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। अब ये चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। ये तीन प्रकार के होते हैं, मैग्नेटिक जो सब्सटेंस होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं। एक एक करके आगे पढ़ेंगे हम इन तीनों को। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि ये इनको जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं इनको आकर्षित करता है। सेकंड इसका जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर आप किसी चुंबक को एकदम फ्री बिल्कुल अगर हवा में लटका देते हैं तो वो चुंबक क्या होती है कि हमेशा वो उत्तर और दक्षिण यानी कि नॉर्थ एंड साउथ जो इसकी डायरेक्शन होती है उसमें रुक जाती है। किसी भी चुंबक को आप कभी उसके अगर दो पोल जो है बिल्कुल सीधे सीधे दो पोल हैं, एक्चुअली में जो चुंबक है वो गोल नहीं बल्कि एक इस तरीके की चुंबक है, तो अगर आप उसको कभी हवा में लटका देंगे तो क्या होगा कि उसका जो नॉर्थ पोल होगा चुंबक का वो नॉर्थ डायरेक्शन में रुक जाएगा और जो साउथ पोल होगा वो साउथ डायरेक्शन में रुक जाएगा। तो कभी भी अगर आप चुंबक को लटकाते हैं तो वो हमेशा नॉर्थ और साउथ इस डायरेक्शन में रुक जाता है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर जो इसके एक जैसी प्रॉपर्टी वाले जो इसके पोल होते हैं, यानी कि
ये सजातीय जो इसके पोल होते हैं उनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण से मतलब क्या हुआ कि हमारी ये एक मान लीजिएगा चुंबक है, इसका ये वाला पोल है नॉर्थ, ये पोल है साउथ। अब ऐसे हमने एक दूसरी चुंबक ली जिसका ये वाला पोल लिया साउथ में और ये वाला पोल लिया नॉर्थ में। तो अब इस चुंबक में क्या होगा, इस चुंबक का ये वाला जो सिरा है ये भी साउथ है और ये भी साउथ है, तो ये दोनों एक ही जैसे, यानी कि ये सजातीय हो गए, एक ही उसमें हो गए। तो इसकी वजह से क्या होगा कि इनमें प्रतिकर्षण होगा, ये एक दूसरे को अपोज करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। कभी आपने इस तरीके से करके भी देखा होगा कि कोई चुंबक के जो दो पोल होते हैं अगर आप उनको पास पास लाते हैं तो कभी कभी तो वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं, और जब दूसरे और पोल लेकर के आते हैं तो वो एक दूसरे से कभी कभी दूर करते हैं। इसका मतलब यही है कि अगर वो दूर कर रहे हैं तो इसका मतलब कि दोनों पोल एक ही जैसे हैं, यानी कि साउथ साउथ हो सकते हैं या फिर नॉर्थ नॉर्थ हो सकते हैं। इसके अलावा अगर विजातीय जो ध्रुव होते हैं, यानी कि इसकी अपोजिट डायरेक्शन वाले जो पोल होते हैं, उनमें क्या होता है कि इसमें आकर्षण होता है। ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अगर मैं यहाँ पर नॉर्थ साउथ ले आऊं और इधर भी नॉर्थ साउथ कर दूं तो इस वजह से पोल क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। नॉर्थ साउथ ये हो गया, तो इसकी वजह से ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये एक एक पॉइंट आपको याद रखना होगा कि चुंबक जो है चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करता है। अगर उसको फ्री आप इस तरीके से हवा में लटकाते हैं तो वो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगा, और अगर सजातीय ध्रुव होंगे तो वो प्रतिकर्षित करेगा, यानी कि अपोज करेगा एक दूसरे का। और अगर विजातीय ध्रुवों में होंगे तो वो क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। इसके बाद क्या होता है कि चुंबक के दोनों पोलों को कभी अलग नहीं किया जा सकता, ये इसका सबसे अच्छा खास और गुण होता है। ये इसकी काफी अच्छी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि इसके अगर दोनों पोलों को आप अलग करना चाहें तो इसको अलग नहीं कर सकते। हमारे पास ये मान लीजिएगा एक चुंबक है, इसका N और S ये पार्ट है। अगर हम इसको दो भागों में डिवाइड कर देते हैं या दो से ज्यादा भागों में डिवाइड कर देते हैं तो ये हमेशा हमें दोनों पोल में मिलेगी। NS यहाँ पर भी जनरेट हो जाएगा और ये NS यहाँ पर भी ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके दोनों पोलों को डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब कि आप यहाँ पर ना तो कभी N ला सकते हैं ना कभी अकेला S ला सकते हैं। NS दोनों सिरों पर अपने आप आ जाएगा। तो चुंबक के दोनों ध्रुव कभी अलग नहीं किए जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि चुंबक जो है, अगर मैग्नेट की बात की जाए तो ये इंडक्शन द्वारा चुंबकीय पदार्थों में चुंबकत्व उत्पन्न कर देता है। अब चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, तो मान लीजिएगा लौह चुंबकीय पदार्थ है। तो इसमें क्या होगा, जैसे कभी आपने देखा होगा कि कोई अगर आपके पास एक लोहे का टुकड़ा है तो वो लोहे का टुकड़ा क्या है, वो तो चुंबक है नहीं, नॉर्मल लोहे का टुकड़ा है। अगर आप उस लोहे के टुकड़े के लास्ट वाले पार्ट में चुंबक को कुछ इस तरीके से चिपका देते हैं तो क्या हो जाएगा कि ये जो अब यहाँ पर लोहे का जो टुकड़ा का इस ये वाला जो सिरा है, ये वाला जो पार्ट है, ये पूरा का पूरा जो लोहे का टुकड़ा है ये अपने आप चुंबकित हो जाता है। इसमें भी मैग्नेट वाले गुण आ जाते हैं। इंटेंसिटी भले ही उसमें मैग्नेट जैसी ना हो पर इसमें पूरे में मैग्नेट वाले गुण आ जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप किसी दूसरे लोहे के टुकड़े को इस टुकड़े से चिपकाते हैं तो ये भी चिपक जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे में भी मैग्नेटिज्म का जो प्रॉपर्टी है वो आ चुका है। ये इस पॉइंट में यही कहा गया है कि मैग्नेटिक जो इंडक्शन होता है वो क्या करेगा, चुंबकीय पदार्थों में मैग्नेटिज्म को जनरेट कर देगा। तो यहाँ पर इस बात में ये कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट ये होता है कि अगर मैग्नेट को गर्म करते हैं या फिर उसको पीटते हैं या फिर उसको पटकते हैं या उसको घिसते हैं तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि उसका जो मैग्नेटिज्म का होता है, मैग्नेटिज्म यानी कि उसका जो मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी होता है वो नष्ट हो जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि चुंबक को अगर गर्म किया जाता है या उसको पीटा जाता है या उसको पटका जाता है या उसको घिसा जाता है तो इसकी वजह से क्या होगा कि चुंबक जो है उसका मैग्नेटिज्म अपने आप नष्ट हो जाएगा। ये क्यों होता है, अब हम इस बात को समझते हैं। चुंबक बनती कैसे है, इसका सिद्धांत क्या है, अब ये चीजें सभी आपको अब समझ में आएंगी कि आखिर चुंबक बन कैसे जाती है। हर एक वस्तु अपने आप में चुंबक क्यों नहीं होती है, कुछ खास पदार्थों में ही चुंबकत्व का गुण क्यों होता है। तो इसके लिए क्या है, हमें मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म यानी कि चुंबकत्व का जो आणविक सिद्धांत है वो समझना होगा। और इसको आइए हम समझते हैं कि ये चुंबक जो है वो आखिर बन कैसे जाती है। तो मैग्नेटिज्म का जो आणविक सिद्धांत यानी कि अगर इसके मॉलिक्यूलर थ्योरी की बात की जाए तो इसको सबसे पहले वेबर ने प्रस्तुत किया था।
बेवर नाम के एक साइंटिस्ट थे। आपने देखा होगा कि जो मैग्नेटिज्म जो होती है, अगर हम इसकी इंटेंसिटी की बात करें तो उसकी जो यूनिट होती है वो इन्हीं के नाम पर रखी जाती है, बेवर के नाम पर। तो इनने सबसे पहले क्या किया था कि मैग्नेटिज्म का मॉलिक्यूलर जो थ्योरी है वो इनके द्वारा दी गई थी। बाद में इविंग के द्वारा इसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया। तो ये आप नाम याद रख सकते हैं कि बेवर ने जो है वो पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि जो मॉलिक्यूलर थ्योरी है मैग्नेटिज्म की वो किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। तो सबसे पहले प्रस्तुत की गई बेवर के द्वारा। इसमें थोड़ा बहुत जो संशोधन किया वो इविंग ने किया है। तो आइए एक एक करके इसको हम समझते हैं कि मैग्नेट आखिर बनता कैसे है, इसका आणविक सिद्धांत क्या होता है। आणविक से मतलब क्या होगा कि मोल, जो मॉलिक्यूलर होते हैं ना, जैसे मॉलिक्यूलर के बाद सबसे छोटा जो अगर हम पदार्थ की बात करें जो कण होता है वो परमाणु होता है, और बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर के एक स्वतंत्र जो पदार्थ का हिस्सा होता है वो अणु होता है। तो चुंबकीय पदार्थों का जो प्रत्येक अणु है वो स्वयं में पूर्ण चुंबक होता है। इसको क्या कहते हैं, मूल चुंबक, यानी कि एलिमेंट्री मैग्नेट कहा जाता है इसको। इसका मतलब क्या होगा कि अगर मान लीजिएगा ये हमारा कोई पदार्थ है, सपोज कीजिएगा ये हमारे पास एक टुकड़ा है जो बाद में अभी थोड़ी देर बाद चुंबक बनने वाला है। तो इसमें जितने भी अणु हैं, मान लीजिएगा इसमें 4-5 अणु हैं, 4 अणु हैं, ठीक है, इस तरीके से, वैसे तो होंगे बहुत सारे, पर एग्जाम्पल के लिए यहां पर मानते हैं कि हमारे पास इसमें 4 अणु हैं। तो क्या होगा, तो ये होगा कि इसका जो हर एक अणु है वो अपने आप में एक मूल चुंबक कहलाएगा। तभी तो जब हम उसको 2 हिस्सों में तोड़ते हैं तो वो हमेशा अपने आप में नया चुंबक बन जाता है। इसका मतलब ये होता है कि उसके जितने भी अणु हैं, उस परमाणु में लाखों की संख्या में अणु होते हैं, तो उसमें क्या होगा कि हर एक अणु अपने आप में एक मूल चुंबक होता है। सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि कोई भी अगर चुंबकीय मैग्नेटिक आपके पास सब्सटेंस है तो उसमें क्या होगा कि जितने भी उसके मॉलिक्यूलर हैं वो अपने आप में एक बिल्कुल फुल चुंबक होते हैं, और इसी को हम एलिमेंट्री मैग्नेट कहते हैं। समझ गए इस बात को। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एलिमेंट्री मैग्नेट क्या होता है, तो आपको आंसर करना है कि ये क्या होता है कि जितने भी चुंबकीय पदार्थ होते हैं उसका जितने भी अणु हैं वो हर एक अणु अपने आप में एक चुंबक है, उसी को एलिमेंट्री मैग्नेट कहा जाता है। अब ये एलिमेंट्री मैग्नेट होते हैं, पर क्या है, मान लीजिएगा ये हमारे पास एक चुंबकीय पदार्थ है, ये पूरी तरीके से एक, जो कि इस तरीके से है, ये अभी चुंबक नहीं बना है लेकिन ये चुंबकीय पदार्थ है, मतलब कि इसमें चुंबक बनाया जा सकता है, ये इस तरीके का पदार्थ है। तो क्या होगा, तो ये होगा कि इस चुंबकीय जो ये वाला जो पदार्थ है जो कि फिलहाल अचुंबकित है, यानी कि अभी इसमें मैग्नेटिज्म नहीं आया है, तो क्या होगा कि इसमें जितने भी इसके मॉलिक्यूलर होते हैं वो अपने आप में एक क्लोज्ड मैस में होते हैं। क्लोज्ड मैस में मतलब क्या होगा कि एक बिल्कुल बंद आकृति में होते हैं। बंद आकृति का मतलब क्या होगा कि इस तरीके से इनके अंदर आकृतियां बंद होती हैं, यानी कि नॉर्थ पोल जो है वो नेक्स्ट वाले साउथ पोल से कनेक्ट होगा, इसका नेक्स्ट वाला जो नॉर्थ होगा वो साउथ से, इस तरीके से पूरे एकदम बंद रहते हैं। ये आप देख रहे हैं ना, इस तरीके से। अब जरूरी नहीं है कि वो ट्राइंगल में होंगे या फिर वो स्क्वायर में होंगे या फिर किसी और आकृति में होंगे, किसी भी प्रकार की आकृति में हो सकते हैं, पर होता ओवरऑल यही है कि उसके जितने भी अणु होंगे वो सभी एक दूसरे से बिल्कुल इस तरीके से क्लोज होंगे। यहां पर किसी का भी सिरा ओपन नहीं होगा। तो ये क्या होता है, इसकी वजह से ये पदार्थ अचुंबकित अवस्था में रहता है। फिर क्या होता है कि अगर जो अभी आपने देखा कि जो अणु थे अभी जो क्लोज्ड मैस में थे, बंद अवस्था में थे, तो क्या होता है कि अगर हम इनको कुछ इस तरीके से इनके अंदर ऐसी ऊर्जा प्रवाहित करें कि जिसकी वजह से जितने भी अणु हैं ये सभी सभी के सभी क्या है, एक डायरेक्शन में आ जाए। एक डायरेक्शन में आने का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सभी एक डायरेक्शन में आ चुके हैं। मान लीजिएगा हमने इसमें क्या किया कि एक जो है कोई जो मेथड होती है चुंबक बनाने की, उसके अंतर्गत हमने इसमें उस मेथड को अप्लाई किया, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जितने भी इसके जो सब्सटेंस थे, जितने भी इसके मॉलिक्यूलर थे सब्सटेंस में, वो सभी के सभी एक ही डायरेक्शन में आ गए हैं। एक डायरेक्शन में आने का मतलब कि कुछ इस तरीके से, अभी आप देख रहे थे कि ये सारे के सारे बंद थे, बंद का मतलब मान लीजिएगा इस तरीके से बंद थे, लेकिन अब क्या होगा कि सभी के सभी एक ही डायरेक्शन में आ चुके हैं। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि एक जगह सभी के सभी नॉर्थ नॉर्थ वाले आ चुके। अब ये वाले तो एक दूसरे से बंद होंगे, अंदर वाले जो पार्ट होंगे, लेकिन इसकी वजह से क्या होगा कि बाहर के जो दोनों हिस्से होंगे वो अलग अलग हमें मिल जाएंगे। अलग अलग मिलने का मतलब ये हुआ कि अब ये चुंबक बन चुका है।
अब ये क्या हो गया, एक तरफ हमें इसका नॉर्थ वाला हिस्सा मिल गया और एक तरफ हमें साउथ वाला हिस्सा मिल गया। तो यही होता है चुंबक का मॉलिक्यूलर थ्योरी, यानी कि चुंबक का जो आणविक सिद्धांत है वो यही होता है। इसको अगर हम एक नॉर्मली तौर पे कहें तो इसका मतलब ये होता है कि जब हमारे कोई भी चुंबकीय पदार्थ होता है वो अचुंबकित अवस्था में होता है, तो उसके जितने भी अणु होते हैं वो सारे के सारे अणु क्या होते हैं, एक क्लोज मैस में होते हैं, यानी कि बंद जाल में होते हैं, बंद परिपथ में होते हैं। लेकिन जैसे ही उसको हम चुंबकित करते हैं तो उसकी वजह से जितने भी अणु हैं वो सारे के सारे एक ही दिशा में समानांतर तौर पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें इसमें दो पोल मिलते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, और इसी की वजह से हमारी ये चुंबक बन जाती है। ये किसने कहा था, ये वेबर ने कहा था, बाद में इविंग ने भी इसी बात को दोहराया था। अब यहां पर देख लेते हैं हमारे जो चुंबक होते हैं वो कौन कौन से मटेरियल्स जो होते हैं वो चुंबकीय गुण को दर्शाते हैं, यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल्स जो है उनमें किन किन प्रकार के मटेरियल्स होते हैं, तो चुंबकीय गुण को दर्शाने के आधार पर मटेरियल्स को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है अनुचुंबकीय मटेरियल, एक होता है आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ, और इसके अलावा एक होता है लौह चुंबकीय पदार्थ, वो होता है थर्ड। तो एक एक करके इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, कि वे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र के समानांतर होकर बहुत ही कम प्रकार का इसमें चुंबकत्व जो है वो आ जाता है, बहुत ही कम आता है इसमें चुंबकत्व, आ तो जाता है पर बहुत ही कम आता है। जैसे कि इसमें कौन कौन से आपके एग्जाम्पल्स होते हैं, मैग्नीज हो गया, प्लेटिनम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सोडियम हो गया, कॉपर हो, क्लोराइड हो गया, क्राउन कांच हो गया। तो ये क्या होते हैं, ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंतर्गत आते हैं। इसमें क्या होगा कि जब भी आप किसी ऐसे मटेरियल को चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत लाएंगे तो उसमें क्या होगा, चुंबकत्व तो आएगा लेकिन बहुत ही कम आएगा, बहुत ही कम, ठीक है, उसी के समानांतर आएगा और बहुत ही कम आएगा। इसमें आपको क्या याद रखना है, इसमें एग्जैक्ट यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए अनुचुंबकीय जो पदार्थ होते हैं उनमें जो मैग्नेटिज्म है या फिर जो चुंबकत्व है उसकी जो कैपेसिटी है या फिर उसकी अगर हम इंटेंसिटी की बात करें तो वो कितनी होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए बहुत ही कम होती है। इस तरीके के उसमें ऑप्शन होंगे, ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है, बहुत कम होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होना चाहिए कि बहुत कम होती है इसकी इंटेंसिटी। और दूसरा यहाँ से क्वेश्चन बन के आता है कि बताइए इनमें से कौन सा पदार्थ जो है वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस या फिर अनुचुंबकीय पदार्थ है। तो आपका आंसर जो है, जो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, जो उदाहरण दिए हुए हैं, इस तरीके के ऑप्शन होते हैं, तो आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए उसमें कि मैग्नीज होता है, प्लेटिनम होता है, एल्यूमिनियम होता है, ऑक्सीजन है, सोडियम है, कॉपर क्लोराइड है और क्राउन कांच है। तो इनको आपको याद रखना होगा। इसके बाद आता है आपका डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस, यानी कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ का मतलब क्या हुआ, जैसे प्रतिकर्षण का मतलब क्या होता था, एक दूसरे से दूर जाना, ठीक वैसे ही प्रतिचुंबकीय का मतलब भी यही है कि ये दूर भागता है। ये अभी अनुचुंबकीय में क्या हो रहा था, ये पास आ रहा था लेकिन इसकी इंटेंसिटी बहुत कम हो रही थी, यानी कि इसका जो मैग्नेटिज्म है वो बहुत ही कम आ रहा था। लेकिन प्रतिचुंबकीय में क्या होगा कि ये इसमें भी कम आता है और ये दूर भागता है। तो इसके अंतर्गत वे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में थोड़ा सा तो चुंबकित होते हैं, यानी कि इसकी इंटेंसिटी भी बहुत कम आ रही है, लेकिन इसके साथ साथ क्या करते हैं, ये प्रतिकर्षित हो जाते हैं, ये दूर जाते हैं। ये कोई मैग्नेट अगर आप रखते हैं और ऐसा कोई डाई मैग्नेटिक जो सब्सटेंस है वो इसके करीब लेकर के आते हैं, तो क्या होगा कि वो उसमें थोड़ा बहुत मैग्नेट का गुण आएगा, लेकिन मैग्नेट का गुण उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आएगा और वो दूर भागेगा। दूर भागने का मतलब वो पास नहीं जाएगा, वो इससे दूर जाएगा। इसके अंतर्गत कौन कौन से पदार्थ होते हैं, तो बिस्मथ हो गया, फास्फोरस हो गया, एंटीमनी है, या फिर पारा है, हवा होती है, हाइड्रोजन है, चांदी है, सोना है, तांबा है, नमक है, वाटर है और नाइट्रोजन है। तो ये डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस के अंतर्गत आते हैं। तो ये भी आपको याद रखना होगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन के आता है, क्वेश्चन ये बन के आता है कि बताइए वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर उसकी विपरीत दिशा में विचुंबकित हो जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है। तो उनको क्या कहा जाएगा, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस या फिर प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बन के आता है कि बताइए इनमें से कौन सा पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। तो आपको यहाँ पर सारे के सारे मैंने एग्जाम्पल बताए हुए, इन सभी को याद रखना। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। इसके बाद इसका थर्ड जो टाइप होता है वो होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, यानी कि इसको हम लौह चुंबकीय पदार्थ भी कहते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत क्या होता है कि वे पदार्थ जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाते हैं तो क्षेत्र की दिशा में बहुत ही प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं। आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि फेरो क्या होता है, एक प्रकार का
ये फेरो लोहे को कहा जाता है। और यहाँ पर हिंदी में भी क्या लिखा हुआ है, लौह लिखा हुआ है। तो जब भी आप चुंबक के पास कोई लोहे का टुकड़ा लाकर लाते हैं तो वो क्या होगा, उससे चिपक भी जाएगा और उस पूरे के पूरे लोहे के टुकड़े में भी मैग्नेट का गुण अपने आप आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बहुत ही, अभी क्या हो रहा था कि बहुत ही कम इंटेंसिटी थी इनकी, लेकिन यहाँ पर जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं इनकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है और ये क्या करते हैं, आकर्षित होकर चिपक ही जाते हैं उसमें। तो ये क्या है, आपके फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहे जाते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, लोहा हो गया, स्टील हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया और गैलोडिनियम हो गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या आता है कि वे पदार्थ बताइए जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाते हैं तो बहुत ही प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है लौह चुंबकीय पदार्थ। इसके बाद एग्जाम्पल से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए इनमें से कौन सा पदार्थ लौह चुंबकीय पदार्थ है। तो यहाँ पर सारे एग्जाम्पल हैं, इन्हीं से आपका क्वेश्चन आएगा। इसके बाद हम इसके कल पार्ट 2 को देखते हैं। कल की पार्ट 2 में कुछ और यहाँ से थोड़ा और हाई लेवल का है आपका। तो पार्ट 2 में अभी ये बिल्कुल बेसिक आपको मैग्नेटिज्म में बताया हुआ है, इसमें आगे चल के थोड़ा हाई होगा जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले हैं वो भी और इसकी जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है वो आपको बताई जाएगी। फिर इसके बाद हम थर्ड पार्ट में इसके जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको कवर करेंगे। तो इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, यूपीआरबीएनएल TG2 एग्जाम के लिए इस टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। ये 5 मॉक टेस्ट इसमें आपको मिलेंगे और इसमें टेक्निकल सब्जेक्ट को कवर किया गया है। ऑफलाइन ये टेस्ट सीरीज है, इसके लिए 60 रुपीज़ का आपको अमाउंट पे करना होगा और नंबर यहाँ पर दिया हुआ है जो कि व्हाट्सएप नंबर है और प्लीज़ यहाँ पर व्हाट्सएप मैसेज ही कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।